एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक कर लिया था, उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी एप्लीकेशंस बचती थी। आज हम वही करते हैं, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब बच्चे देखो, सिग्निफिकेंस इसके क्या हैं, हमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखते हैं। देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्रोडक्शन के लिए। ट्रांसजेनिक क्या होता है बच्चे? ट्रांसजेनिक आपको मैंने बताया हुआ है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल जिनमें हम अपने हिसाब से कोई अपने अकॉर्डिंगली अच्छे लेवल का जीन जो है इंसर्ट करके उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक के थ्रू जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली कोई जीन इंट्रोड्यूस करके उसकी डेवलपमेंट उसके हिसाब से करवा सकते हैं। ठीक है। और क्या है? प्रोडक्शन ऑफ काइमरिक माइस। अब काइमरिक और ट्रांसजेनिक में क्या डिफरेंस है बच्चे? ट्रांसजेनिक में मोस्टली हम उसी वैरायटी का ही जीन लेते हैं और उसी में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। अब काइमराज पता क्या होते हैं? काइमराज में हमने डिफरेंट स्पीशीज़ के या डिफरेंट एनिमल का जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है। जो नॉर्मल एक रूटीन में जो रहता है ना, उससे भी चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मली आप सबने देखा होगा, माउस जो होते हैं हमारे घर में या तो ग्रे कलर के होते हैं, मोस्टली ग्रे कलर के ही होते हैं, या ब्लैक के होते हैं, या वाइट तो आपने नहीं देखे होंगे। वाइट मोस्टली लैब वगैरह में होते हैं, लेबॉर्ट्री यूज़ के लिए होते हैं। अब हमने काइमरिक माइस देखो ये बनाया है, इसको देखो, इसकी ये इमेज, अगर एक सेकेंड ये इमेज क्लियर देखो, ये आधा ग्रे है आधा वाइट है। ठीक है। आईज़ भी देखो, एक इसकी रेड आई है, एक इसकी ब्लैक आई है। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकती, इसमें हमने ये वेरिएशन लाई है। ठीक है। मतलब दो डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स जो हैं वो इंसर्ट किए हैं। अब इसमें कलर के लिए हमने माइस का भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। माइस का मतलब एक एल्बिनो, वाइट माइस को एल्बिनो बोलते हैं, दूसरे को ब्लैक और ग्रे बोलते हैं। उन दोनों के कलर वाले जीन को हमने मिक्स करके इस तरह से काइमरा बना सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल काइमरा है, लेकिन काइमराज एक्चुअल में ऐसे होते हैं जैसे कि ह्यूमन काइमराज जो बनाए ना, फेस ह्यूमन्स का होता है, बाकी पीछे बॉडी मंकी की होती है। ठीक है। तो इस तरह से काइमराज जो हैं बनाए जाते हैं, और ह्यूमन काइमराज जो हैं टोटली बैन हैं। ये इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बैन किए गए कि ह्यूमन काइमराज नहीं बनाने। ठीक है। काइमराज, अब सिर्फ इतना याद रखो, उसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल के जीन्स को मिक्स किया जाता है। फेस किसी और एनिमल का होता है, बॉडी किसी और एनिमल की हो सकती है, वैसे वाले काइमराज बनाते हैं। ठीक है। तो स्टेम सेल टेक्निक की वजह से ही हम काइमराज की प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल को इंड्यूस कर सकते हैं अपने हिसाब से डिफ्रेंशिएट कराने के लिए। ठीक है। जैसे कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं ना, इनमें एबिलिटी होती है कुछ भी बनाने की, तो हम अपने हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब के सेल्स या उस हिसाब के ऑर्गन हम बनवा सकते हैं, अपने हिसाब से इनको इंड्यूस करते हैं डिफ्रेंशिएट होने के लिए। ठीक है। देन उसके बाद एप्लीकेशन से पहले हमारे इंडिया में स्टेम सेल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले बच्चे जो है द इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसको कॉमनली INSTEM बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मली INSTEM बोला जाता है, लेकिन पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। ठीक है। ये इंडिया में सबसे पहले बेंगलोर में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। और इस्टेब्लिश किसने किया, सेटअप किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिया होगा, उसको प्रोवाइड किया होगा कुछ, तभी उनने सेटअप किया। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये सेटअप किया 2009 में। ठीक है। 2009 में सबसे पहले ये स्टेम सेल जो लेबोरेटरी वगैरह एस्टैब्लिश की गई। उसके बाद दूसरी है निची इन सेंटर फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन। निची इन सेंटर फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन, ये इंडिया और जापान ने जॉइंट वेंचर किया, मतलब दोनों ने मिक्स करके, दोनों ने अपने हिसाब से, मतलब हाफ ऑफ करके एक रिसर्च सेंटर बनाया है, लेकिन हमारी कंट्री में है, इंडिया में। ठीक है। और इसको कौन एफिलेट कर रहा है? MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। ठीक है। दूसरा कहाँ आ गया? तमिलनाडु। एक था बेंगलोर में, दूसरा है तमिलनाडु में। उसके बाद लाइफ सेल, इंडिया में सबसे पहला प्राइवेट अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल बैंक जो है 2004 में इस्टेब्लिश हुआ है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि प्लेसेंटा पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है। प्लेसेंटा अगर मदर के डैमेज ऑर्गन को रिपेयर कर सकता है तो प्लेसेंटा को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप किया गया है कब? 2004 में, और ये हमारे इंडिया में ही है। इंडिया की कौन सी स्टेट में है ये हम मेंशन नहीं है, मैं चेक करूँगी फिर आपको बता दूँगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिख लेना। देन उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन सबसे पहले तो यही है कि स्टेम सेल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, ग्रेट पोटेंशियल होता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन होने का डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। तो सबसे मेन और बेसिक यही रहता है कि हम अपने अकॉर्डिंगली हम सेल्स या ऑर्गन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं।
ठीक है, जो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम स्टेम सेल। ये सबसे मेन और सबसे बेसिक जो है इसकी एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस मानी जाती है। ठीक है, हम क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो हमने उसको रिपेयर करवाने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, डैमेज सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश पूरी करते हैं। उसके बाद इस इनमें एबिलिटी होती है रीजनरेट। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि जैसे ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल डिवाइड करेगा लेकिन इसकी डिवीज़न की जो एबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, और इसी डिवीज़न की एबिलिटी की वजह से इनमें रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जैसे किसी बंदे में कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ किस वजह से है, ऑब्वियसली हमें पता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इंसुलिन या तो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता या प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो उस हिसाब से हम उन सेल्स को यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक है, या ये तो डायबिटीज़ की मैंने एग्जांपल बताई। अगर हमारे पास कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर कोई और थेरेपी जिसमें हम थेरेपी का क्या होता है, हम सेल्स को इंट्रोड्यूस करें, नेचुरल वे में वो वर्क करें। ठीक है, तो हम ये डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। उसके बाद हर साल 60,000 पीपल जो हैं वो इस डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उनको ट्रीट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, क्या है, आर ट्रीटेड बाई वेरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स, दीज प्रोवाइड द पीपल सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। हाँ, मतलब ऐसी डिजीज़ जो उनके लिए खतरनाक हैं, ठीक है, उनको भी हम क्लियर कर सकते हैं, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी स्टडीज़ ने क्या हमें इंडिकेट किया है कि साइंटिस्ट जो हैं वो नई टेक्निक्स रोज़ नई टेक्निक्स निकाल रहे हैं जिसकी वजह से वो स्टेम सेल्स को डिफरेंटली यूज़ करें। ठीक है, देन उसके बाद स्टेम सेल्स में एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, हमें न्यू ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करा सकते हैं एडल्ट में। ठीक है, एम्ब्रियो में नहीं, एडल्ट में न्यू ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। देन उसके बाद हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक तो एडल्ट में भी एक्टिव होते हैं। ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को स्टडी किया गया हेमोपोइसिस पता क्या चीज़ होती है, ब्लड की फॉर्मेशन, जिसमें आरबीसीज की फॉर्मेशन हो, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन हो या फिर प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन हो, इन सारों की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हेमोपोइसिस। और हेमोपोइसिस की स्टडी के लिए हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद लॉन्ग टर्म बोन मैरो कल्चरिंग कैन एनेबल साइंटिस्ट टू यूज़ देम बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाँ, बोन मैरो आपको पता है ना, हमारी जैसे ये बोन है, ठीक है, इस बोन के अंदर हमारे पास क्या होता है, बोन मैरो होता है। और बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। और जिसको ब्लड कैंसर होता है उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली बोन मैरो को हम प्रोड्यूस करें ताकि जब भी रिक्वायर्ड हो, किसी भी पर्सन को रिक्वायर हो, हम उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें तो उसकी डिजीज़ को हम केयर कर सकें। ठीक है, उसके बाद हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर बीइंग गिवन टू पेशेंट्स। हाँ, यही मैंने अभी चीज़ जो बोली है, ब्लड कैंसर होता है ना, ल्यूकेमिया, और आपको पता होगा ब्लड कैंसर आरबीसीज का नहीं होता, प्लेटलेट्स का नहीं होता, डब्ल्यूबीसीज का होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम ब्लड कैंसर इंडिकेट करते हैं। तो उन पेशेंट को ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर जिसको है उसको हम इस टेक्निक से क्योर कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट रही है वो किसने की थी, एक सेकेंड, ये हाँ, वेनवॉरे ने पुणे में 2003 में सबसे पहले सक्सेसफुल अटेम्प्ट की, क्योर किया, मतलब ल्यूकेमिया को क्योर किया बाय यूजिंग स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी बच्चे देखो एक चीज़ हो रहा है कि ये जो मेथड है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये इतना ज़्यादा, एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले कर नहीं रहे, गवर्नमेंट वाले करें तो थोड़ा एक्सपेंस कम हो, लेकिन प्राइवेट वाले कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, इतने इसी वजह से इतने वाइडली यूज्ड नहीं है। ठीक है, वाइडली यूज का मतलब हमें इनके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, हमने जस्ट ये बुक्स में हम पढ़ते हैं, हमें ग्राउंड लेवल पे हमें नहीं पता कि ये टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं नहीं हो रही, क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो उस वजह से ये ग्राउंड लेवल पे अभी नहीं आई। ये थोड़ा सारा हाई लेवल के जो लोग हैं वही ये यूज़ करवाते हैं, बाकी जो थोड़े गरीब हैं बेचारे मिडिल क्लास वाले वो नहीं ये अप्रोच कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक और क्या इसका एप्लीकेशन रहती है कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हम करवाते हैं किसकी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की स्पेसिफिक। बस वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि हम डायरेक्ट अपने हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करवाएं, अपने हिसाब से ऑर्गन्स डेवलप कराएं, अपने हिसाब से डिजीज़ को क्योर करवा सकते हैं, यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन स्टेम सेल्स आर बीइंग यूज्ड इन ड्रग टेस्टिंग। हाँ, देखो मुझे होता क्या था, जब भी कोई नई ड्रग बनती थी ना उसको अदर मैमल्स पे टेस्ट किया जाता था, जैसे कि माउस पे मोस्टली टेस्ट किया जाता है। ठीक है, या एक घ्यूनिया
गुनिया पिग होता है, गुनिया पिग पे जो भी एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन या जो भी बनता है वो उन पे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे तरह होते हैं, हमारी तरह इन द सेंस मैमल्स हैं, ठीक है। तो जेनेटिक लेवल थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, तो इस वजह से इन पे सारे मेडिसिन का क्या किया जाता था, टेस्ट किया जाता था, एक्सपेरिमेंट किया जाता था। अगर वो बेनिफिट होता था देन वो उसको ह्यूमंस में यूज़ किया जाता था। लेकिन अब जैसे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ हो रही है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होने का मतलब एनिमल्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से इनकी जो डाइवर्सिटी है बहुत कम होती जा रही है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, कि इनकी डाइवर्सिटी को एक्सटिंक्ट ना कराया जाए, उसको ओवरकम करने के लिए यही स्टेम सेल्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, कल्चर किए जाते हैं, उन पे फिर ड्रग्स की टेस्टिंग की जाती है। अगर वो साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं करते देन उनको मार्केट लेवल पे लाया जाता है, ठीक है। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी को भी एक्सटिंक्शन से कंट्रोल किया जाने लगा है इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो ये थोड़ी सारी कुछ एक इसकी एप्लीकेशंस थी। अब अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।